नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, कोरोना का दूसरा रूप अब तेजी से सामने आ रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में हलचल मचाया हुआ है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 8,306 नए केस दर्ज हुए और ओमिक्रॉन से 21 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 24 घंटों के अंदर जो केसेस सामने आए उनके मुल्क के 5 रियासतों राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक में तस्दीक हो चुकी है, जिसमें 9 राजस्थान और 9 महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए हैं। और इससे पहले पुणे के एक और पिंपरी चिंचोड़ में 7 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हुई। ओमिक्रॉन अलार्म के दरमियान कर्नाटक के एक स्कूल के 94 तलबा कोविड मुस्बत पाए गए। मिजोरम में 92 नए कोविड केस रिपोर्ट हुए और वहीं तेलंगाना के चिलमेडा आनंद राव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 43 तलबा स्टूडेंट्स कोविड मुतासिर पाए गए। तो सिंगापुर की वजारत सेहत ने कहा कि आलमी सतह पर इब्तिदाई तिब्बी जांच से पता चला है कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा मुंतकिल हो सकता है, यानी ज्यादा तेजी से फैल सकता है और वायरस के डेल्टा और बीटा वेरिएंट के मुकाबले में दोबारा इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा रखता है। और यह भी कहा जा रहा है कि सेहतयाब होने वाले अफराद के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दोबारा मुतासिर होने के ज्यादा इम्कानात हैं। अब सोचिएगा आप, जबकि हिंदुस्तान के निस्फ बालिग आबादी को मुकम्मल तौर पर टीका लगाया गया। पीएम मोदी का कहना है कि यह रफ्तार बरकरार रखना भी जरूरी है। और आज हम नए वेरिएंट के इन असरात और इससे बचाव से मुताल्लिक 2 खास मेहमानों से बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शाहनवाज कालो, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और लिवर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और इसके साथ हमारे साथ दूसरी जो मेहमान है डॉक्टर कृष्णा लीलावती, गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है शाहनवाज जी और डॉक्टर लीलावती जी। सर, ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो बात हो रही है, अब बहुत ज्यादा इस पर बात हो रही है। एक तरफ सीजनल फ्लू जिस तरह से हम देखते हैं उसके असरात भी वही हुए, कोविड में जिस तरह के असरात होते रहे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के असरात कितने होंगे? ये कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से फैलता है और इसके नुकसानात किस हद तक होंगे और कौन कौन? अभी ये भी क्लियर है कि जो कोरोना से सेहतयाब हुए हैं वो भी मुतासिर होंगे, तो ये बड़ी तशवीश की बात है। डॉक्टर शाहनवाज जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जैसा कि आपने बताया कि सिंगापुर से जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उन्होंने बताया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ये गालिबन ज्यादा कंटेजियस है, जिसका मतलब ये है कि ज्यादा तेजी से फैल सकता है लोगों में। तो ये बहुत ही एक तशवीशनाक बात है। इसका मतलब ये है कि अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलता गया तो जिस तरह से हमने इस साल के बिगिनिंग में मुल्क में एक सेकेंड वेव देखी और जिस तरह से हमने देखा कि इतने केसेस एक साथ हो गए कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिले, जहां बेड मिले वहां ऑक्सीजन नहीं मिली, तो इसको फिर से होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। क्योंकि अगर बहुत तेजी से कोई इन्फेक्शन फैलता है तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा लोग एक साथ इससे मुतासिर होंगे और बहुत ज्यादा इम्कान है कि ये जो सेकेंड वेव आई थी इस तरह से थर्ड वेव भी आ सकती है। तो इसके चलते कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बहुत ही खास अहमियत रखती है। सबसे पहला कि जो एहतियात लोग बरत रहे थे, अभी उसमें देखा जा रहा है कि कहीं कहीं पे भूल चूक उसमें हो रही है जी। तो सबसे पहला जो इसमें कदम है वो एहतियात का है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर लीलावती जी भी हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। मैडम, ये आपका जो डिपार्टमेंट है गायनिक और फर्टिलिटी, इस हिसाब से देखें तो कोरोना में हमने देखा कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुतासर नहीं हुआ है, चाहे वो नौजवान हो, बूढ़ा हो या लेडीज हो। तो आपके डिपार्टमेंट के मुताबिक आप जिस तरह आपके पास जिस तरह के पेशेंट आती हैं, लेडीज आती हैं, तो इस वेरिएंट का असर लेडीज पर कैसा होगा? क्या ये एक जैसा असर करेगा चाहे वो नौजवान हो या बूढ़े हो? कितना खतरनाक है? अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन मिला, ओमिक्रॉन जो भी वेरिएंट है जिसको शायद सिवियर इलनेसेस का इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी बोल रहे वो सिर्फ माइल्ड इन्फेक्शन है, लेकिन बहुत कंटेजियस है। जैसे कि इट इज एक बार 6 बार ज्यादा इन्फेक्शियस।
यानी फास्ट स्प्रेड हो जाता, लेकिन सिवियरिटी ऐसा नहीं कि फास्ट स्प्रेड हो रहा तो बहुत सिवियर प्रॉब्लम हो जाता, वैसा नहीं है। लेकिन जो भी वैक्सीनेटेड नहीं है, जो भी इम्यूनिटी कम है, जो जिसको अभी वो सब जो लोग जिसको पहले वो इन्फेक्शन नहीं आया, ये सब चीजें जो ये सब लोगों के लिए ज्यादा रिस्क है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जिसे जो भी वैक्सीन नहीं लिए उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट पहले उन्हें जाके वैक्सीनेशन लेना पड़ता। एंड सोशल डिस्टेंस जो भी गवर्नमेंट बोल रहे ना, मास्क पहनना, तो सोशल डिस्टेंसिंग रहना, ये सब का चीजें हमको ख्याल रखना पड़ता। एंड हमको प्रेगनेंसी में क्या देखे कि पहला वेव में प्रेग्नेंट वीमेन इफेक्ट नहीं हुए, और इफेक्ट हुए तो भी उतना प्रॉब्लम नहीं आया कि उसको वेंटिलेटर पर जाना पड़ा, उतना प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन सेकेंड पर जो आया वो प्रेग्नेंट वीमेन को बहुत अटैक कर दिया, यानी उनको बहुत सारे पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर जाना पड़ा, बेबीज पे भी इफेक्ट हुआ, ये सब चीजें सेकेंड वेव में था। अभी ओमिक्रॉन प्रेग्नेंट वीमेन में कैसा उसका असर पड़ता है अब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसी महीने में ठीक तो इन्फेक्शन ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्रेग्नेंट वीमेन पर क्या असर रहेगा इसका। ठीक ठीक डॉक्टर शाहनवाज, जिस तरह से आपने कहा कि हमें कोरोना के जो क़वायद हैं वो अभी भी बहुत सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है, लेकिन हम अगर बात करें तो सीजनल फ्लू और इस वक्त जो कोरोना या ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसमें कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना और सीजनल फ्लू के एक जैसे सिम्टम दिखाई दिए, चाहे वो बुखार हो, सर्दी हो, नज़ला हो या फिर इस तरह की चीज़ें। तो ओमिक्रॉन के ताल्लुक से जो चीज़ें आई हैं वो ज़्यादातर जॉइंट्स पेन के बारे में बताया जाता है। तो किस तरह के पेशेंट्स को कैसी एहतियात करनी चाहिए? अब कई लोगों ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग कोरोना से मुतासिर हुए थे और जो बेहतर हालत उनकी सेहत हो गई है वो भी दोबारा मुतासिर हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जो इफेक्ट हुए, ठीक हुए, उन्हें अब किस हद तक एहतियात करने की ज़रूरत है? शाहनवाज जी, जहां तक सीजनल फ्लू का ताल्लुक है तो हमारे पास सीजनल फ्लू के लिए ऑलरेडी वैक्सीन अवेलेबल हैं, जो कई सारे लोग लेते भी हैं। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं उनको ले लेना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, अगर हम एहतियात बरते तो एहतियात में सबसे पहला जो कदम है वो है मास्क पहनना। तो अगर कोई सही से मास्क पहन रहा है तो वो न सिर्फ कोरोना के लिए उसके लिए दिफा करता है, बल्कि जो सीजनल फ्लू है उसमें उसका भी दिफा है। तो अगर कोई सही से मास्क पहना, उसको सीजनल फ्लू होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और दूसरी रेस्पिरेटरी डिजीज भी। और इसके अलावा ये भी जरूरी है कि अब हमारे पास सीजनल फ्लू के अलावा कोरोना की भी वैक्सीन है। तो जिन लोगों ने अभी भी वैक्सीन नहीं ली है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि वो फौरन वैक्सीन ले ले, क्योंकि हमें नहीं पता कि फिर से ये वेव कब आएगी और कब हमें ये जिस तरह से सेकेंड वेव में हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल ओवरवेलम कर दिया था, कब वो नौबत फिर से आए। तो हम नहीं चाहते कि वो नौबत आए, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझे कि अभी भी इंडिया में सिर्फ 34% यानी कि 35% से कम, 35% से कम लोगों को 2 डोज लगे हैं वैक्सीन के। तो अगर इतने कम लोगों को वैक्सीन लगे हैं परसेंटेज के हिसाब से, तो थर्ड वेव आना बहुत ज्यादा परेशान कुन बात हो सकती है, और ऐन मुमकिन है ये आ जाए। तो हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देना चाहिए कि हम एहतियात बरतें, और वैक्सीनेशन पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर लीलावती, आपने जैसा कि कहा कि अभी तक किसी लेडीज में इस तरह के कोई सिम्टम या ऐसी चीजें सामने नहीं आई हैं। आपके पास जिस तरह से गायनिक प्रॉब्लम लेकर लेडीज आती हैं, तो उनको आप पहले से जो है प्रोटेक्ट के तौर पर कुछ ऐसी दवाएं देती हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, वो ताकतवर रहें। लेकिन अब का माहौल, जैसे कोरोना के बाद ये वेरिएंट जिस तरह से सामने आ रहे हैं अलग अलग शक्ल में, तो ऐसे में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए क्या वैक्सीन लिया जाए? वैक्सीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं हम वैक्सीन, क्योंकि वो मदर को भी प्रोटेक्ट करता है और बेबी को भी प्रोटेक्ट करता है। सो ऐसा नहीं कि प्रेग्नेंट हो तो वैक्सीन नहीं लेना, वैसा कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, प्रेगनेंसी है या नहीं है तो भी उन्हें वैक्सीन लेना जरूरी है, क्योंकि बेबी और
मदर को भी, प्रेग्नेंट लेडी को भी उन मौत से बचा सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वैक्सीन लेना जरूरी, क्योंकि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है, वैक्सीन दिए तो बेबी को हो जाता, कुछ हो जाता, ब्रेन डेवलपमेंट, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब तक बेबीज भी वैक्सीन लेने के बाद बेबीज पैदा हुए, मदर को भी नहीं हुआ, बेबी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो वैक्सीन का वो नहीं लेने का जो भी हिचकिचाहट है ना वो वो नहीं रहना, क्योंकि अब सबसे इम्पोर्टेंट हमको वी हैव टू कीप आवरसेल्फ सेफ रखना जरूरी है। बिल्कुल। तो जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते, हम पहले उनसे पूछते हैं क्या वैक्सीन लिए, नहीं लिए। तो नहीं लिए तो उनको पूरा बोल दे, पूरा लेने से क्या फायदा है उनको पूरा समझाते। और गुड लाइफस्टाइल यानी टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, और ब्लड डायबिटिक है तो शुगर्स कंट्रोल पे रखना, ये तो जो भी लाइफस्टाइल चीजें तो वो भी ख्याल रखना जरूरी है। और ज्यादा अभी जो फंक्शंस जा रहे या घूमने के लिए जा रहे, किधर भी जा रहे, तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज मास्क लगाना जरूरी, हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग और हैंड सैनिटाइजेशन करना जरूरी है, और डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप वो फंक्शंस के लिए जा रहे तो भी कितना हो सके मत जाओ, अगर जाना है तो भी बहुत कम लोग ऐसे ही प्लान करके करना। बिल्कुल, प्रेजेंट सिचुएशन में तो अवॉइड किया जाना बेहद जरूरी है के हिसाब से। बेस्ट है बेस्ट इज अवॉइडिंग गोइंग टू थिएटर्स एंड सब, क्योंकि जिधर ज्यादा क्राउड्स है वो अवॉइड करे तो बेहतर है। जी बिल्कुल। एक सवाल ये भी आता है, अक्सर लेडीज, आप जैसा कि आपने कहा कि मिसकंसेप्शंस है, कई लोग सोचते हैं कुछ कह रहे कि किस मंथ में वैक्सीन लें, अरे अब लास्ट मंथ है, अब क्यों लें, कुछ हो जाएगा, ठीक है डिलीवरी हो जाए तब ले लेंगे, इस तरह की सोच अक्सर लोगों में आती है। तो कब ले लेना चाहिए, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हाँ, कभी भी ले सकते हो ना, ऐसा नहीं कि इस महीने पर लेना, इस पर महीने पर लेना, कुछ भी नहीं है। अगर नहीं लिया तो कोई किसी दिन पर लेना जरूरी है। दूसरी चीज, अभी बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट्स के लिए आते, उन्होंने भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के लिए आते, उनको डाउट रहता कि अभी हम बेबी प्लान कर रहे हैं, वैक्सीन मत लेना बेटर है, वैसा नहीं। अभी प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स प्लान कर रहे तो भी कंपलसरी वैक्सीनेशन लेना जरूरी है, क्योंकि आप बार बार क्लिनिक को आना पड़ता, स्कैनिंग के लिए आना पड़ता। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज 2 डोजेस का वैक्सीनेशन कंप्लीट होना जरूरी है। उनके लिए भी सेफ है, उनके बाजू वाले उनके फैमिली के लिए भी सेफ है। जी डॉक्टर शाहनवाज, जिस तरह से तीसरी लहर की अब बात हो रही है, क्योंकि पहले 2 केस आए, फिर 4, फिर 6, आप देखिए 21 केस के करीब करीब हम पहुंच गए हैं। हालांकि सरकार अपने तौर पर बहुत सख्त कदम उठा रही है और एयरपोर्ट पर ही ऐसे पेशेंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी केस बढ़ रहे हैं। जो लोग इस तरह के जो बाहर इंटरनेशनल टूर करके आए हैं, सफर से आए हैं, अगर जो लोग इनसे मिले हैं, जो मिलने वाले लोग हैं, जिनको ये हुआ है, ओमिक्रॉन उनके पास पाया गया, जो पेशेंट्स आए, वो तो सरकार उन्हें डिटेक्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन जिन लोगों से मुलाकात हुई वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं कि हमें फिर कहीं कोई लंबा मसला ना हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, उनको किस तरह की चीजें करनी चाहिए और क्या एहतियातें उनके लिए भी होनी चाहिए? जी सही फरमाया आपने। देखिए, ये बेसिकली एक ना जिम्मेदारी की बात है कि अगर किसी को कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करके आया है और उसको लग रहा है कि उसको सिम्टम्स हैं, तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल या नियरेस्ट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको हम स्टिग्मेटाइज करें, बल्कि ऐसा कि वो सेल्फ आइसोलेशन या क्वारंटीन में जाए, ताकि इसको मजीद फैलने से रोका जाए। मगर इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि केसेस ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुके हैं इंडिया के कई सारी सिटीज में, और इसको अगर डिटेक्ट किया गया है कुछ केसेस को, तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह होता है। मतलब अगर हमने 2 केस कहीं पे ढूंढ लिए तो हो सकता है वहां पे 200 केस ऑलरेडी होंगे, सिर्फ हमें दो केस मिले, क्योंकि ये जो जीन सीक्वेंसिंग होती है इसमें टाइम भी लगता है और इसका सैंपल साइज नहीं होता है कि हम पूरे मोहल्ले के मोहल्ले का टेस्ट करें। तो दैट मीन्स कि हमारे मतलब माशरे में, हमारी सिटी में ऑलरेडी ये इन्फेक्शन आ गया है। अब जो हमें मजीद इसमें इकदाम लेने हैं उन पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। उसमें एक अहम चीज ये है कि हम देखते हैं कि हमारा आमतौर पर रद्द अमल ये रहता है कि जब आग लग गई होती है उसके बाद हम कुआं खोदना शुरू करते हैं। तो हर बार ये ऐसा होता है। तो जिस तरह से आप देखेंगे कि अब ये केसेस जरा कम है,
जब केसेस जरा और बढ़ जाएंगे, फिर जब बिल्कुल ही बढ़ जाएंगे तो अचानक से स्टेडियम, उसको मैरिज हॉल, उसको अचानक से कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बेड लगा दिए जाएंगे, टेक्नोलॉजी हो गया, है ना। मगर उससे काफी बेहतर ये रहता कि अगर वो जो हम पैसा वहां पे खर्च रहे हैं टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, हम एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क में बेड्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे अगर हम थोड़ी सी और हॉस्टल बना देंगे, वैसे ही बहुत कमी है। तो जो हम टेम्पोररी मेजर्स लेते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म सोचे, अगर हम इनको परमानेंट बेड्स बना दे तो ये बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं, एक चीज। और दूसरी ये कि अभी मैं बात कर रहा था वैक्सीन के बारे में, 35% से कम लोगों को 2 वैक्सीन लगी हुई है। तो कितनी गैर जिम्मेदाराना बात हमारी तरफ से है कि हम नहीं जा रहे हैं, हम वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। अगर ये अवेलेबल है और अगर किसी जगह अवेलेबल नहीं है तो वहां पे इसकी जो कमी है वो दूर कर देनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि कल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने, जॉन बाइडेन ने बताया लोगों को कि आप बूस्टर डोज लेने के लिए आ जाओ। और हमारा ये हाल है कि हमने अभी दो डोज भी कंप्लीट नहीं की है, तो कहाँ मतलब लोग बूस्टर डोज लगवा रहे हैं और हमारे अभी 2 वैक्सीन भी कंप्लीट नहीं हुए। तो इस तरह से ना बहुत सिचुएशन खराब होने का अंदेशा है। हमें जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, हमें खुद अपने आप को मतलब इसके लिए प्रिपेयर करना है और देखना है कि कहाँ पे क्या क्या कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं, वो हमें सब करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जहां पर जो दूसरे मुल्क है वो बूस्टर डोज की तरफ जा रहे हैं और हम दूसरे डोज में ही अभी पीछे हैं एक हिसाब से कहें तो इसकी जिम्मेदारी आम लोगों की है कि वो खुद आगे जाकर दूसरे डोज को कंप्लीट करें। फिर हम तीसरे या बूस्टर डोज की अगर हम बात करें, पता नहीं हम कब तक वहां तक पहुंचेंगे। डॉक्टर लीलावती, जैसा कि आपने कहा कि किसी भी मंथ में किसी भी तरह के माहौल में आप वैक्सीन ले सकते हैं, एक सवाल ये भी था, ये तो हो गई प्रेग्नेंट लेडीज की बात। अब जो 18 साल के ऊपर लड़कियां हैं उनके पास भी कुछ ऐसी मतलब बातें पहुंचती हैं कि अरे हमें क्या जरूरत है, हम लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरह की लड़कियों के लिए जो अभी 18 वो पार कर चुकी हैं, ये जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें लेना चाहिए चीज, ये सोच से कैसे बाहर निकाले उनको? तो वो सब क्या, क्योंकि ये जो टीनेजर्स है या 18 के ऊपर है, जो उनका माइंड रहता है हम बहुत तंदुरुस्त है, हमारा हेल्थ अच्छा है, हमको कुछ नहीं होता, ऐसा मिसकंसेप्शन है। क्योंकि ये वायरस हेल्दी पर्सन्स को भी अटैक कर लेता और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अनहेल्दी किसको क्या होता बॉडी टाइप पर डिपेंड होता। सो आप कितना भी हेल्दी हो, तंदुरुस्त हो, तो भी फिर आपको वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। क्योंकि आप अगर बच्चों को यूजुअली सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं आते, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसको मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक डिसऑर्डर बोलते हैं, ऐसे कि जिससे कभी कभी वो जानलेवा भी होता है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि उनको वैक्सीनेशन लेना जरूरी है जी, 18 के ऊपर हो या तो। और उसको क्या दूसरा चीज क्या है, उन्होंने अगर इन्फेक्ट हो गए तो जो बुजुर्ग है घर पे, बिल्कुल उनको नहीं मालूम पड़ता भी उनको वो डिसीज है, फिर भी वो कैरी कर लेते फैमिली के सब बुजुर्गों से बैठे तो उन्हें इफेक्ट हो जाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो तंदुरुस्त है तो भी, छोटे है तो भी, उम्र में भी, फिर भी उन्होंने 18 ईयर्स के ऊपर है तो कंपल्सरी वैक्सीनेशन लेना जरूरी है जी। डॉक्टर लीलावती, एक गलत फहमी, एक अफवाह ये भी आई थी बीच में कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो लेंगी तो उन्हें कुछ चीजें, उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। और फिर जब ये ऐसी बच्चियां जिनकी भी शादी नहीं हुई है और शादी या करीब में है तो उनको भी ये एक गलत चीज बताई गई। अक्सर अफवाहें जो चलती रही, खबरों में आई कि नहीं लेना चाहिए, इसके असरात आगे जाके कुछ हो जाएंगे, अभी तो तुम्हारी शादी है, बाद में ले लेना, देखेंगे। तो ये चीजें, ये जो सोच है ना, ये सोच की वजह से लोग खुद भी इफेक्ट हो रहे हैं, दूसरों को भी कर रहे हैं। हाँ, ये सोच बदलना जरूरी है क्योंकि वो एक खतरा उनको भी है और उनके फैमिली को भी है और पूरे उनके लोकेलिटी सबको रहता है। सब वैक्सीन लिए तो उनका जो भी सिवियरिटी ऑफ द इलनेस जो भी रहता है वो कम में रहती, जैसे कॉमन कोल्ड हमको आ जाता, उसके बहुत माइल्ड डिसीज से हम बाहर आ जाते। लेकिन अगर वैक्सीनेशन नहीं लिया उसका इफेक्ट्स बहुत भयंकर भी हो सकते, जैसे लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाना और कभी कभी जान भी जा सकता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। जी डॉक्टर लीलावती, जैसा कि हमने अभी शाहनवाज जी से बात की थी, सीजनल फ्लू की बात हमने की थी,
तो सीजनल फ्लू के जो सिम्टम होते हैं और इस वक्त कोरोना का जो मामला चल रहा है, तो ऐसे में आपके पास जो लेडीज पेशेंट्स आती हैं गायनिक ट्रीटमेंट के लिए या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, तो सीजनल फ्लू मेडिसिन को क्या वो इस्तेमाल करें? और कोरोना के ताल्लुक से जैसा वैक्सीन की आपने बात की कि किसी भी पोजीशन में किसी भी हालत में आपको लेना ही लेना है, तो मेडिसिन की हम बात करेंगे तो सीजनल फ्लू के लिए आप किस तरह की मेडिसिन गायनिक पेशेंट्स को भी देती हैं या कैसी एहतियात करें मेडिसिन को लेकर के? यूजुअली वायरल इलनेस रहता, सीजनल फ्लू है तो यूजुअली भी पैरास्टामोल, अगर बुखार है तो पैरास्टामोल दे देते हैं। एंटीहिस्टामिनिक्स जो भी जुकाम, सर्दी जुकाम ये सब रहते हैं उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते, एंटीहिस्टामिनिक्स वो सब। लेकिन जब भी ऐसा नहीं कि आपको डाउट है कि बॉडी पेन्स हो जा रहे हैं एंड रनिंग नोज है, ऐसा नहीं समझना कि वो सीजनल फ्लू, हम समझना नहीं चाहिए। अगर डाउट है तो बुखार कम नहीं हो रहा, 101 वैसे ही रह रहा, या कम बुखार है 100 भी हो सकता, तो एक बार डाउट है तो कोविड का टेस्ट कराए तो ही वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर सिम्टम्स है तो आइसोलेट करना, अपने आप सेल्फ आइसोलेशन पर जाना और एक बार कोरोना का टेस्ट आरटीपीसीआर करा लेना। और आरटीपीसीआर कराए तो अगर नेगेटिव है तो अच्छी बात है, वो सिर्फ सीजनल फ्लू हो सकती, फिर पॉजिटिव तो एटलीस्ट उसका ट्रीटमेंट हम दे सकते। यूजुअली सीजनल फ्लू का ट्रीटमेंट हाइड्रेशन, ज्यादा पानी पीना, रेस्ट लेना और पैरास्टामोल बुखार है तो उसके लिए लेना पड़ता है, और एंटीहिस्टामिनिक्स जुकाम और सर्दी जुकाम के लिए ले सकते। जी डॉक्टर शाहनवाज, आपने जिस तरह की बात की कि हमें परमानेंटली कुछ इस तरह का जो है इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि हालात अभी भी काबू में नहीं है एक हिसाब से, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि बड़ी आबादी दूसरा डोज मुकम्मल नहीं कर पाई, फिर हम ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट का भी सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की अपनी कोशिश अपनी जगह है, लेकिन आम लोगों की कितनी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरा डोज कंप्लीट करें, ताकि हमें फिर इस वेरिएंट के बारे में सरकार हो सकता है आगे कुछ और इकदाम उठाए और हम बूस्टर के लिए भी तैयार रहें। आम लोगों के लिए सलाह क्या होगी? जी, बहुत वजह फरमाया आपने। एक वैक्सीन लेने में एक जो मैंने ऑब्जर्व किया, एक परेशानी जो लोगों को पेश आ रही है वो ये है कि वैक्सीन की अपॉइंटमेंट जो ऑनलाइन है, तो काफी सारे हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं या जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, हमारे सिक्योरिटी लोग हैं, जो हमारे घर के बाहर जो चौकीदार होते हैं या घर के जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, वो या हमारा ड्राइवर है, वो ये सब या तो समझता नहीं है या कर नहीं पाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे घर के आसपास लोग हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं, हम उनसे एक बार पूछे कि आपका वैक्सीन हो गया है। आप देखेंगे उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनका वैक्सीन नहीं हुआ होगा, एक वजह से या दूसरी वजह से। तो आप उनकी थोड़ी हेल्प कर दे, आप उनको बताएं कि मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, मैं आपको इसमें मदद करता हूँ, आप मुझे अपना फोन नंबर या आधार कार्ड बता दीजिए, मैं आपकी अपॉइंटमेंट ले लूँ, कल आप जाके लगवा लीजिए। अगर ये हम लोग ये सब करने लग जाए, मुझे लगता है एक बड़ी पॉपुलेशन जो है जो नहीं कर पा रही है, बिकॉज वैक्सीन जो अपॉइंटमेंट लेने का जो तरीका है वो शायद टेक्नोलॉजी से इतना रूबरू नहीं है, तो उनको काफी मदद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया। डॉक्टर लीलावती ने भी बहुत तफसील से पेशेंट्स किस तरह के हों, कैसे लोगों के लिए बात कीजिए। मैडम डॉक्टर लीलावती, अगर आपने जैसा कि दवाओं के बारे में कहा, पेशेंट्स के बारे में कहा, अभी ये एक तो जिस तरह का दिसंबर और जनवरी है और हम थर्ड वेव के बारे में भी अब बातें होनी शुरू हो गई हैं, तो लोग जिस तरह से हमने पहली लहर और दूसरी वेव में हमने देखा कि लोग घरों में अपने तौर पर पता नहीं क्या क्या खाना उन्होंने शुरू कर दिया था कि ये आप खाइए, ये पीजिए, ये काढ़ा बनाइए, ठीक है, ये चीज़ें इस्तेमाल कर लीजिए अपने तौर पर। तो ऐसी लेडीज़, ऐसी औरतों के लिए आप क्या एडवाइस करेंगी जिनका गायनिक जो है ट्रीटमेंट चल रहा है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसी चीज़ें अपने तौर पर क्या घर में इस्तेमाल की जाए या इसके लिए डॉक्टर की सलाह बेहद ज़रूरी है? एक्चुअली जो भी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स है उसको ले सकते, जैसे कि आंवला, विटामिन सी, वो सब ले सकते जी। लेकिन ज्यादा टू मच ऑफ हर्बल, जिसका वो वी डू नॉट रियली नो क्या रहता उसमें, उसको डायरेक्टली अपने खा लिए तो मुश्किल हो जाती है। जो भी वॉट एवर चीजें ज्यादा लिए तो वो भी नुकसान ही रहता, जैसे कि ज्यादा टर्मरिक, जैसे कि हम जो भी यूज करते हैं ना, हल्दी,
बहुत ज्यादा हो गए तो उसका भी प्रॉब्लम्स आ जाते। ऐसा नहीं कि जो भी यूज करना वो लिमिटेड क्वांटिटीज में यूज करे तो इससे अच्छा ही होती, लेकिन ज्यादा अनलिमिटेड क्वांटिटीज में ज्यादा खा लिए तो भी मुश्किल होता है। जैसे कि पेपर ज्यादा ले लिए तो उसको एसिडिटी बढ़ जाती है, ये सब चीजें साइड इफेक्ट्स भी रहते। लेकिन नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स लाइक हेल्दी फ्रूट्स, सैलेड्स या विटामिन सी का, ऑरेंजेस, जो वो सब चीजें, सनलाइट, विटामिन डी का और मिल्क, तो तंदुरुस्ती के लिए जो भी हम खाते वो खा लीजिए, लेकिन लिमिटेड होना चाहिए। हाँ, लिमिटेड होना, जो भी ज्यादा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सब करना। ओवरडोसेस में कोई भी इट इज नॉट गुड। लाइक विटामिन डी का सप्लीमेंट्स हम देख रहे हैं कि विटामिन डी अच्छा है, ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूअस ज्यादा खा लिए तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी भी हो जाती। तो बिना विटामिन डी लेवल्स का चेक करके ज्यादा विटामिन डी लेना भी नुकसान है, बिल्कुल किडनीज पर इफेक्ट रहती है। इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें है कि लिमिटेड क्वांटिटीज में जो भी करेक्ट है वो लेना जरूरी है, और डॉक्टर का सलाह लेके करे तो भी अच्छा होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज इस्तेमाल करे तो वो डॉक्टर की सलाह के बगैर इस्तेमाल ना करे। और अभी इस वक्त भी वक्त है, जैसा कि डॉक्टर शाहनवाज ने कहा, कि दूसरा डोज जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है अभी वो दूसरा डोज ले लें, क्योंकि हम नए नए वेरिएंट्स का सामना कर रहे हैं। और डॉक्टर लीलावती ने भी जिस तरह से सलाह दी है डॉक्टर्स की, दोनों डॉक्टर्स ने मिलकर, कि आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। और खास बात, वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें हैं उन अफवाहों पर ध्यान न दें, अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करें। डॉक्टर लीलावती और डॉक्टर शाहनवाज, आप दोनों का बेहद शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे व्यूवर्स को अच्छी बातें और सलाह शेयर करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की इस चलती रहे जिंदगी में फिलहाल इतना ही, कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।